हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए। अब तक हम 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 9 टेस्ट के भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम 101 से 150 क्वेश्चन तक करेंगे आज। और ये DIS अकेडमी की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 101 से। चेरनोजम मृदा के संबंध में असत्य कथन की बात कर रहे हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मृदा है, बिल्कुल ठीक है। ये उर्वरक और सिंचाई में अधिक आवश्यकता होती है। नहीं, इसमें अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसमें कम आवश्यकता होती है सिंचाई की। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मिट्टी छोटी घास के स्टेपी मैदानों में पाई जाती है, ये भी सही ऑप्शन है। और इसमें ह्यूमस की अधिकतम मात्रा होती है। चेरनोजम जो मृदा है वो क्या है, पेडुकल टाइप है। इसमें क्या है, A2 स्तर पर ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इसका रंग क्या होता है, काला रंग होता है। और B स्तर पर क्या होता है, इसका B स्तर पर चूना एकत्रित होता है। तो सरफेस का स्तर, जैसे ये A की बात हो रही है तो पहले O होता है, फिर A होता है, फिर B होता है। ठीक है। और भारत में इसे रैगुर मृदा भी कहते हैं, रैगुर या काली मृदा। इसमें क्या है, इसमें कोशिका मतलब कैपिलरी क्रिया बहुत अधिक प्रभावशाली होने के कारण क्या है, इसमें गेहूं की कृषि बहुत अधिक मतलब उपजाऊ के लिए विशेष अनुकूल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य क्षेत्र, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। और भारत के दक्षिणी पठार में भी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवीय अनुक्रमण का सही क्रम कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। अगर हम अनुक्रमण की बात करें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन क्या होता है, वो सक्सेशन कहलाता है, जिसे अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन अनुक्रमण कहलाता है। इस तरीके से जो परिवर्तन का जो क्रम है उसे क्या कहते हैं, सीरी। यही क्रम पूछा भी गया था लास्ट ईयर कि सीरी क्या है। हम बात करें कि क्लीमेंट्स ने क्या कहा था कि वनस्पति के अनुक्रमिक विकास को कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में। तो वही 5 भाग यहाँ दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है विवस्थीकरण, जिसे न्यूडेशन बोलते हैं, जो न्यूड अवस्था में होता है, मतलब विवस्थीकरण। फिर विवस्थीकरण के बाद प्रवास होगा, तो तीसरे नंबर पर प्रवास आ गया। प्रवास के बाद क्या होगा, अब स्थापना की बात हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया होगी, फिर स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1 5, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागर के किस भाग में होता है, तो ये होता है महासागरों के गहरे भाग में। पैलेजिक पदार्थों का निक्षेपण में क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, चूना प्रधान, ऊज या सिलिका प्रधान तथा सिलिका प्रधान ऊज आते हैं। इसमें क्या है, टेरापोड आता है, गिलोबीजरेना, रेडियो लेरियन और डायटम प्रमुख है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। मन्नार की खाड़ी में है तटीय प्रवाल भित्ति, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर अवरोधक प्रवाल भित्ति की बात करें तो ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में। ठीक है, अगर एटोल की बात करें तो एटोल कहाँ है, ये है लक्षद्वीप में, भारत के लक्षद्वीप में। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल, लक्षद्वीप में एटोल और मन्नार की खाड़ी में तटीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वृद्ध ज्वार पूर्णमासी तथा अमावस्या को आता है, तो ये क्यों आता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी, अर्थ और मून, ये तीनों क्या होते हैं, ये एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए वृद्ध ज्वार और पूर्णमासी और अमावस्या को आता है। इस केस में क्या होता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और मून की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, सागरी जल ऊपर को उठने और गिरने लगता है, जिसे ज्वारभाटा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे के अंतराल में आता है, ये 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल में आता है, 12 आवर
26 मिनट के अंतराल में आता है, तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा, एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं, ये भी ठीक है। एक क्या होता है, एक चंद्रमा के सामने और दूसरा चंद्रमा के पीछे है, तो 1 और 3 सत्य हैं, तो सत्य कथन की बात करना है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं कि मैदानी तथा अथवा मरुस्थलीयों में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है, ये क्योंकि ये जल स्रोत के चारों ओर बनाया जाता है, तो ये इस टाइप से बन जाता है, तो इसे आयताकार प्रतिरूप बोलते हैं। ये प्रतिरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये धूल भरी आंधियों तथा मैदानी भागों में डाकू लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये चारों तरफ घर हो जाएंगे, तो ये मैदानी भागों में क्या डाकू से भी बचाता है और डाकू लुटेरों से भी बचाएगा और धूल भरी आंधियों से भी बचा जाएगा। मकान क्या होते हैं, इसमें प्राय ऊंचे उठे हुए चबूतरे बनाए जाते हैं जो कि परकोटे से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में बेमेल युग्म का चयन करें। तो वन और प्रमुख वृक्ष दे रखे हैं, तो ये देखिए मानसूनी वन में क्या होता है, सागौन और साल होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और भूमध्य सागरीय वन की बात करें तो वहाँ ओक और जैतून के पेड़ वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी सही है। और अगर सदाबहार वर्षा वन की बात करें तो हेमलॉक और स्प्रूस ये यहाँ नहीं पाए जाते। हेमलॉक और स्प्रूस क्या होते हैं, ये हैं शीतोष्ण कोणधारी वन, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, उत्तर में टुंड्रा, तो दक्षिण में क्या पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, सदाबहार वर्षा वन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। इनका विस्तार की बात करें तो ये कहाँ तक है, कनाडा में है, यूरोप में और एशिया और यूएसए में। शीतोष्ण कोणधारी वन कहाँ है, देवदार और चीड़, ये भी पाए जाते हैं इसमें। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, तो बी, तो बेमेल ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ, ये कब हुआ था, ये हुआ था कार्बोनिफेरस काल में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो पैंजिया, जिसे क्या बोला जाता था, स्थलखंड, तो स्थलखंड जो पैंजिया था, स्थलखंड उसका विभाजन क्या हुआ, 2 भागों में हुआ, जिसमें उत्तरी भाग को क्या बोला गया, 2 भागों में इस तरीके से डिवाइड हो गया, पूरा ये बना हुआ था पहले, अब ये 2 भागों में, तो उत्तरी भाग क्या हुआ, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या है, गोंडवाना लैंड। तो ये लगभग कितने 20 करोड़ वर्ष पूर्व कब हुआ था, कार्बोनिफेरस काल में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो ये किसने दिया था, ये अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। और मानव विकास के 4 स्तंभ की बात करें तो उसमें आता है एक समता, सतत पोषणीय, समता भी आता है, सतत पोषणीय आता है, सशक्तिकरण भी आता है, मतलब उत्पादक और उत्पादकता और सशक्तिकरण, और उत्पादन की मात्रा नहीं आता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मानव विकास में 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं, समता, सतत पोषणीय और सशक्तिकरण। और यहाँ समता के अर्थ की बात करें तो समता का अर्थ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है, ये उपलब्ध अवसरों पर समान पहुँच, ठीक है। और अगर सतत पोषणीय की बात करें तो प्रत्येक मानव की प्रत्येक पीढ़ी को क्या है, विकास का समान अवसर, विकास की बात हो रही है। और सशक्तिकरण की बात करें तो क्या, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त होना, ठीक है। उत्पादकता की बात करें तो मानव श्रम की उत्पादकता से बात की गई है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो यह है आदिकालीन निर्वाहक कृषि। आदिकालीन निर्वाहक कृषि क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब उसमें की जाती है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा, अफ्रीका है, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, इसका उष्णकटिबंधीय भाग, और दक्षिण पूर्व एशिया भी है। इस प्रकार ये क्या है, स्थानांतर कृषि पद्धति है, और इसे कर्तन एंड दहन कृषि भी कहा जाता है, तो इसे आदिकालीन निर्वाहक कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि वहाँ की जाती है जहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है तथा कृषि के सभी कार्य क्या होते हैं,
यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। इसमें क्या प्रति एकड़ उत्पादनता क्या होती है, कम, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना होता है, अधिक होता है। इस प्रकार क्या होगा, पियरी स्टेपी में और पियरी क्षेत्र और वेल्ड क्षेत्र, इनमें क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि की जाती है, और कांगो बेसिन में वाणिज्यिक कृषि नहीं की जाती। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। यूएसए के में जो उत्पादक क्षेत्र और उपभोग क्षेत्रों के बीच जो पाइपलाइन का सघन जाल पाया जाता है वो बिग इंच पाइपलाइन का ही है। बिग इंच पाइपलाइन जो कहाँ है, जो मैक्सिको की खाड़ी से लेके तेल के कुओं से नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथनों कारण दे रखें। कुटीर उद्योगों को पूंजी और परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूंजी और परिवहन अधिक नहीं करते, क्योंकि कुटीर उद्योग की बात हो रही है। कुटीर उद्योग क्या, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। ये स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं। साधारण औजारों द्वारा क्या करते हैं, जितने भी परिवार के मेंबर होते हैं वो सभी मिलकर उत्पादन करते हैं। जैसे चटाइयाँ हो गई, लघु जो मूर्ति हो गई, बर्तन बना दिए किसी ने, फर्नीचर बना दिया है। इन उद्योगों से द्वारा निर्मित वस्तुओं को व्यापारिक महत्व कम होता है। जब पूंजी और परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करते तो व्यापारिक महत्व भी कम होता है। तो अधिकतर उपकरण जो है स्थानीय लोगों द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये और आर दोनों सही है, ये इसकी सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जकारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोग। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, सर्वाधिक विश्व की सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती हैं, और यहाँ मैरिनो जाति की भेड़ों से क्या सबसे अच्छी किस्म की ऊन पाई जाती है। मर्रे डार्लिंग बेसिन सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा भेड़ पालन के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ और उसके तत्व। माणिक्य की बात करें तो ये क्या है, माणिक्य कार्बन में जाता है। माणिक्य कार्बन नहीं, माणिक्य होगा एल्यूमिनियम में। और संगमरमर तो कैल्शियम है ही। हीरे की बात करें, हीरा है कार्बन, क्योंकि कार्बन का अपर रूप क्या है, हीरा और ग्रेफाइट। और बालू सिलिकॉन में। तो 3 1 4 2 डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत और देश, माउंट रेनियर ये कहाँ है, यूएसए में, बिल्कुल ठीक है। एटना कहाँ है, मैक्सिको में है एटना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टाल कहाँ है, फिलीपींस में, ये भी ठीक है। और पेरिकुटन कहाँ है, इटली में, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये बताना, किलिमंजारो कहाँ की बताइए। इन्होंने पर्वत वगैरह पूछे हैं, तो किलिमंजारो है पर्वत है, तो ये साउथ अफ्रीका केन्या की। और अगर बात करें कि बोलीविया पठार है, और डाबर क्लिफ है, और हडसन मोहक क्या नदी घाटी। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक कनाडा में स्थित नहीं है। तो अगर रेंडेर झील की बात करें तो रेंडेर झील बिल्कुल कनाडा में, अथाबास्का झील भी है, ग्रेट स्लेट झील भी है, उर्मिया झील कनाडा में नहीं है, ये कहाँ है, ईरान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों में उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। तो ये बताना, एजोर्स, फॉकलैंड, बहामास, कैपवर्ड, एजोर्स। अगर एजोर्स की बात करें तो ये पुर्तगाल में है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। जैसे एजोर्स पुर्तगाल में हो गया, बहामास के नीचे है, केप वर्ड और फॉकलैंड बिल्कुल साउथ अमेरिका के भी नीचे है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैप में देख लेना एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो अगर संघाई की बात करें, संघाई में क्या मिलता है, संघाई में वस्त्र और मशीनरी। ठीक है, और मिलान में रेशम वस्त्र उद्योग होता है। और नगोया की बात करें तो नगोया में ऑटोमोबाइल, और हवाना की बात करें तो हवाना में सिगार उद्योग। तो 3 4 1 2 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। उसके अंतर्गत क्या आते हैं, घने वन आते हैं, वृक्षों की बहुरूपता आती है, कठोर लकड़ी आती है, लेकिन अत्यधिक व्यावसायिक महत्व नहीं है उसका। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्यों नहीं है महत्व, क्योंकि इन वनों में क्या है, लकड़ियाँ अत्यधिक कठोर होती हैं, और ये वन के अत्यधिक दलदली भूमि में सघन में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, नदी और शहर है। तो अगर बलतावा की नदी की बात करें तो यह किससे है, ये प्राग शहर से है,
के निकट है। और मैंजेनेरस ये मैड्रिड से है, टगस लिस्बन से है, और डैन्यूब किससे है, बेलग्रेड से। ये सब इन्हीं के किनारे हैं। तो 1 2 3 4 मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गर्तों में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। अगर पोर्ट की गर्त की बात करें तो ये क्या है, ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। एल्यूसिन गर्त क्या है, ये प्रशांत महासागर में। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। अगर रोमांचे की गर्त की बात करें तो क्या है, ये विषुवती, ये अटलांटिक महासागर में है। और सैंडविच गर्त की बात करें तो ये दक्षिणी अटलांटिक में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में पर विचार करें। सागर और लगा हुआ देश, काला सागर टर्की, बिल्कुल ठीक है। कैस्पियन सागर अजरबैजान, ये भी ठीक है। और लाल सागर सीरिया, नहीं लाल सागर सीरिया से नहीं लगा हुआ था। सीरिया क्या है, ये भूमध्य सागर से लगा हुआ था। 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के चारों ओर देखो ये सारे देश हैं। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म भी है GR, रुत्व, जॉर्जियो, रसिया, रोमानिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जियो और बुल्गारिया। ठीक है, यहाँ जॉर्जियो है, टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है। ठीक है, और इधर रसिया है। और ऐसी ये कैस्पियन सी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए तारिक के नाम से। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये देखिए अजरबैजान था, रसिया TARIK, कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड की सहायता से सही कथनों का चयन करें। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ है, पश्चिमी चीन में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। गिब्स रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ठीक है। दस्ते लुट रेगिस्तान ईरान में स्थित है। तीनों ही सत्य हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 25 क्वेश्चन हम ज्योग्राफी के कर चुके हैं। अब ये 25 क्वेश्चन करंट अफेयर चलेगा नवंबर और दिसंबर। ठीक है, 126 क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा अपना मैत्री दूत नियुक्त किया गया। तो ये किया गया नीरज चोपड़ा को। तो इसके तहत क्या करेंगे नीरज चोपड़ा, भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के साहसिक और स्पोर्टी और शानदार आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किए जाने का निर्णय नवंबर 2022 में लिया गया। तो ये लिया गया ब्रिटेन में, मतलब P मिडलैंड्स ब्रिटेन। ये क्या होगा, प्रथम बार कबड्डी कप विश्व कप का आयोजन क्या एशिया से बाहर होगा। तो ध्यान रखना ब्रिटेन में होगा 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में पहली बार भारत और एशियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन सियम रीप में किया गया। सियम रीप स्थित है, कंबोडिया में है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत और एशियान 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। और भारत की ओर से कौन गए, रक्षा मंत्री गए श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियन ऑफ अर्थ 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ये बिल्कुल ठीक है। इस वर्ष व्यावसायिक दूरदृष्टि से की श्रेणी से भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को ये पुरस्कार दिया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये और दो दोनों सत्य हैं। डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन ने क्या किया था, ग्रेटर एजुकेटेड स्टोर्क यानी कि सारस पक्षी के विलुप्त होने को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, हरगिला आर्मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगर ये पूछा जाए कि हरगिला आर्मी का संरक्षण किसके संस्थान के नेतृत्व में चल रहा है, तो वो चल रहा है डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैंपियन ऑफ द अगर अर्थ के पुरस्कारों की बात करें तो ये कब से दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 2005 से। और हरगिला आर्मी कहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नवंबर 2022
में किस देश को प्रतिपादित करके भारत स्टील में उत्पादन में दूसरे नंबर पर पहुंच गया? तो ये पहुंच गया जापान को। अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है? चीन है। चीन के बाद भारत, भारत के बाद जापान, जापान के बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2000 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इस सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया। ये बिल्कुल ठीक है। इस सम्मेलन का मुख्य वस्तु क्या है? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नहीं, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोदी जी ने किया था। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा? सत्य कथन। तो सी सही है। तो केवल 3। और G20 की अध्यक्षता 2023 के लिए कौन कर रहा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्र बेस बनाने की घोषणा की गई है? तो ये तो चीन ही कर सकता है। और ये बेस कहाँ होगा? ये बेस होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन। और इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? विदेश मंत्रालय द्वारा, कार्नेगी इंडिया के साथ। और इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समन्वय 2022 निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? तो समन्वय 2022 किसके है? भारतीय वायुसेना की। इस अभ्यास में क्या होता है? आसियान देशों का प्रतिनिधित्व ने भी भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार आयोजित हुआ। भारत के अलावा और कौन किसने लिया था? तो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। और इस वर्ष कहाँ आयोजन हुआ था? ये जापान में हुआ था, साउथ ऑफ कंटो में। इस समुद्री सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? चारों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर कार्य क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वें संविधान संशोधन को वैध घोषित करने किया गया। ये अधिनियम किससे रिलेटेड था? ये सभी को पता है। 103वें संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से था। इसको वैध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण से संविधान की किसी विशेषता का उल्लंघन नहीं होता और ना ही मूल संरचना का वो उल्लंघन होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। ये मूर्ति किससे रिलेटेड है? ये मूर्ति है रामानुजाचार्य से। और ये बैठी हुई मूर्ति है रामानुजाचार्य की। और ये किसकी प्रति है? एक तरीके से इसकी प्रति है जो हैदराबाद में लगी है, वो भी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी की प्रति। एक रामानुजाचार्य की मूर्ति जम्मू कश्मीर में लगी है, उसे क्या बोला है इन्होंने? स्टैच्यू ऑफ पीस। और रामानुजाचार्य की बात करें तो उनका दर्शन क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद की बात करें तो शंकराचार्य जी, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद की बात करें तो मध्वाचार्य, और शुद्ध द्वैतवाद की बात करें तो वल्लभाचार्य, और द्वैताद्वैत की बात करें तो निम्बकाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में अमेरिका वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में महसा अमीनी को प्रथम बार मरणोपरांत इस सूचना को सम्मिलित किया गया। ये किस देश की नागरिक थी? तो ये किस देश की नागरिक थी? ये थी ईरान की।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें मरणोपरांत लिया गया है और प्रथम बार ऐसा हुआ है। इनका नाम भी याद रखना, महसा अमीनी। महसा अमीनी प्रथम बार मरणोपरांत और फोर्ब्स सूची में अमेरिका की वाणिज्य पत्रिका में। इस सूची में इन्हें क्या 100वें स्थान पर रखा गया है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से स्थान पे है, कौन से स्थान में 100वें। इसी वर्ष क्या है, ईरान की नैतिकता पुलिस की हिरासत में अमीनी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। और अगर भारत की बात करें तो इस सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे ऊपर हैं भारत में, और उनके सहित कितनी है, 6 महिलाएं हैं टोटल भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित को किस एक को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये तो बहुत सही क्वेश्चन था, वोलोडिमिर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति। इन्होंने क्या रूसी आक्रमण के विरोध करने की बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाई। सीखना चाहिए, इन्होंने हार ही नहीं मानी रूस से भी, इसलिए इन्हें वैश्विक मान्यता भी प्राप्त हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रभाव प्राप्त करने वाले देशों में भारत का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, इसलिए पूछ सकते हैं विश्व बैंक द्वारा सबसे पहले नंबर पर कौन रहा, भारत। और कौन सी रिपोर्ट है ये, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022। और टॉप 5 की बात करें तो भारत के बाद कौन है, मैक्सिको के बाद चीन, फिलीपींस और मिस्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए नई चेतना अभियान का उद्देश्य है, तो यह है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन। ये कब चलाया गया था, ये 25 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नई चेतना का आरंभ हुआ था। ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत सभी भारतीय राज्यों में शुरू किया गया अभियान है, और इसकी थीम क्या थी, लिंग आधारित हिंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। ये हुए अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि के रूप में चुने जाने प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप नवंबर 22 द्वारा निम्नलिखित कदमों पर विचार किया। ये टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल ठीक है, और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कितनी टीमें कहाँ ली गई, तो ध्यान रखना कुल कितनी 32 टीमों ने हिस्सा लिया। ये फुटबॉल विश्व कप में जिसका आयोजन अरब जगत में हुआ, ये भी ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में हिंद रिम एसोसिएशन IORA मंत्री परिषद की 22वीं बैठक निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी। ये हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। IORA की स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी, 7 मार्च 1997 को। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 23। और इसमें प्रतिभाग किसने लिया भारत की ओर से, विदेश मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह द्वारा, विदेश राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के कौन सा सही सुमेलित है। द ओपियम ट्रॉफी, खुशवंत सिंह, बिल्कुल ठीक है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, बॉब डायलन, ये भी ठीक है। द हेरोइक फैक्टर, गुरजीत सिंह, ये भी ठीक है। मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उद्योग तथा सरकार को समीप लाने के लिए के विषय वस्तु के साथ ई गवर्नेंस 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ। ये हुआ था कटरा, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर। इसका आयोजन क्या, प्रशासनिक सुधार एंड लोक सेवा शिकायत विभाग द्वारा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के सहयोग से किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसे हिमालय पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है। तो ये दी है हिमालय याक को। हिमालय क्या, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डोपिंग के खतरों को रोकने के हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना
कहाँ करने की घोषणा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये की गई है अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, लोग आंसर लगाएंगे इसका संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका उद्देश्य क्या है? इन दो समृद्ध परंपराओं को करीब में लाना था। ठीक है, और जो साझा विरासत को समझ निर्मित करनी है। इन क्षेत्रों के बीच के लोगों को क्या पारस्परिक संबंध मजबूत करने में मदद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वें भारतीय प्रवासी दिवस निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल ठीक। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। ये भी ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? डायस्पोरा। अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार होगी। दोस्तों, यहाँ टेस्ट नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तक हम 9 टेस्ट 1 to 1 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम टेस्ट नंबर 10 के साथ। धन्यवाद।